नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि फोन टैपिंग पर सियासी उबाल मचा हुआ है। फोन टैपिंग पर लोकेश शर्मा का बड़ा दावा। फोन टैपिंग मामले पर लोकेश शर्मा ने सफाई दी है। जो रिकॉर्डिंग सबके सामने आई वो खुद अशोक गहलोत ने दी थी। अशोक गहलोत ने खुद दी थी पेन ड्राइव। पूर्व सीएम ने रिकॉर्डिंग मीडिया में सर्कुलेट करने को कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा रहे हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि फोन टैपिंग मामले पर लोकेश शर्मा ने ये सफाई दी है। मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी श्रीमान लोकेश शर्मा जी के आज के वक्तव्य ने उनके रहस्योद्घाटन में बात को प्रूव कर दिया कि पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार षड्यंत्रों की सरकार थी। रेगिस्तान की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। लोकेश शर्मा एक के बाद एक तीखे तीर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर दाग रहे हैं और शायद उसकी काट कांग्रेस पार्टी के पास भी नजर नहीं आ रही है। लोकेश शर्मा ने आरोपों की शुरुआत पेपर लीक से करते हुए संजीवनी घोटाले पर भी बड़ा खुलासा किया है। लोकेश शर्मा के इन तीखे बयानों पर शायद कांग्रेस पार्टी भी असहज नजर आ रही है। एक कहावत है कि जब अपना भेद खोलता है तो उसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं होता है। लोकेश शर्मा ने तो सचिन पायलट के फोन टैपिंग की बात भी कही है। ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे। सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार पर फोन टैप करने के आरोप लगे थे। उस समय कुछ ऑडियो भी सामने आए थे। इसी मामले में गहलोत के ओएसडी रहे और इन आरोपों को सच साबित करने के लिए ऑडियो टेप भी सुनाया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। गहलोत ने यह कदम उठाया और बाद में अशोक गहलोत ने जो है लोकेश शर्मा के माध्यम से मीडिया को अलग अलग मैसेज कन्वे कराए। एक बात तो ये रही सत्ता बचाने की। दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पेपर लीक जिसे रीट उत्सव के तौर पर मनाया गया, उसमें जो है किस तरीके से डीपी जारोली को बचाया जाए, बाकी लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर के बैठक होती है। बीच बैठक में से अशोक गहलोत अपना फोन निकालते हैं, लोकेश शर्मा को व्हाट्सएप कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आप एक इस तरह का प्रेस नोट जारी कीजिए कि लोगों में ये मैसेज जाए कि सरकार पेपर लीक को लेकर के बेहद गंभीर है। लोकेश शर्मा ने तो संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाने की बात भी कही है और इसके लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत को ही जिम्मेदार भी ठहराया है। साथ ही सचिन पायलट के खिलाफ भी साजिश की बात कही है। गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए ये खेल रचा गया है। अब गजेंद्र सिंह जी के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, कैसे प्रेशराइज किया जाए ताकि वो थोड़ी सी न्यूट्रल होने की भूमिका निभाएं। तो एक संजीवनी मामला
जो चल रहा था उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए किस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया जाए, कैसे उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाएं, कैसे उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री निवास पर रोजाना लगभग यही षड्यंत्र रचा जाता था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट, उनको किस तरह से डाउन किया जाए। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी श्रीमान लोकेश शर्मा जी के आज के वक्तव्य ने उनके रहस्योद्घाटन में इस बात को प्रूव कर दिया कि पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की षड्यंत्रों की सरकार थी, जहां एक तरफ अपने विरोधियों को षड्यंत्र रचकर फंसाने का काम कर रहे थे, कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने का काम कर रहे थे, वहीं अपने ही सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री उनको भी इन षड्यंत्रों के आधार पर कैसे मैं अपने पार्टी में वर्चस्व बनाए रखूं, इसको प्रकट कर रहे थे। वहीं लोकेश शर्मा के खुलासा होने पर सियासत होनी भी तय है, क्योंकि खुद लोकेश शर्मा ने इस बात का ऑडियो सुनाया है कि कैसे गहलोत ने मुझे एक प्रिंटेड कागज और एक पेन ड्राइव दी। उसमें ऑडियो क्लिप थी जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी। हालांकि लोकेश शर्मा ने पेपर लीक, पुत्र प्रेम से लेकर सत्ता और विधायकों के फोन टैप की बात करते हुए संजीवनी घोटाले में कई आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वहीं लोकेश शर्मा ने सचिन पायलट को लेकर के भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट प्रदेश नेतृत्व को लेकर के अपनी भावनाएं पार्टी आलाकमान तक पहुंचाना चाहते थे। जब वह और उनके करीबी लोग हाईकमान से मिलने जाने की योजना बना रहे थे तो उनके और सचिन पायलट के फोन टैपिंग पर लगा दिए गए। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ही ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और हर व्यक्ति को अपने पन्ने की जिम्मेदारी दी गई है कि पन्ने पर जो 30 वोट हैं उन 30 वोट को कास्ट कराना उसी की जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र में लिए, नड्डा जी ने भी लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, और नीचे के बूथ के कार्यकर्ता तक हर एक के पास अपने पन्ने का दायित्व है। मैं क्योंकि इस बूथ का निवासी हूँ तो बूथ के हर घर तक जाना और पन्ने के जो 30 वोट हैं उनको हर एक को वोट कास्ट कराना मेरा व्यक्तिगत जो है कर्तव्य है। उसके लिए मैंने आज सबके साथ मिलकर के हमने सामूहिक जनसंपर्क किया। जी देखिए, ये चुनाव का मौसम है। हालांकि एक बयान आया है, लोकेश पूर्व मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि उनकी सरकार गिराने में कोई भूमिका नहीं रही है। ये बयान है और उसके साथ में जो एक उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो सामान उनको दिया गया था, जो पेनड्राइव में डाल की थी, वो उन्हें मिली नहीं थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के हस्ते आई थी। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। हमने तो शुरू से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो कुछ 2020 में घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं कोई संबंध नहीं था, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी पर, पार्टी के नेतृत्व पर, मुझ पर अनेक तरह के लांछन लगाए गए। तब भी कहा था और अभी भी कहता हूं
क्योंकि बाद न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस तरीके का बयान आया उससे लगता है कहीं ना कहीं आज जब वो खुद ही बोल चुके हैं तो आप पर जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे, जिस तरीके से चीटाकशी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं वो दाग जो आज गलत साबित हो रहे हैं। नहीं, वो दाग ठहरे भी नहीं थे। जबरदस्ती कोई दाग चिपकाने की कोशिश करे, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अपने बूथ को भी मजबूत किया है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। डोर कैंपेन गजेंद्र सिंह शेखावत करते हुए नजर आ रहा है। जोधपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जोधपुर से प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल ही दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम गया और आज जो तमाम प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं जो कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन पिछले चुनाव में दूसरे चरण की 13 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। आइए एक बार साल 2019 में इन सीटों के चुनावी गणित पर नजर डालते हैं। दूसरे चरण की जिन 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, ये सभी सीटें 2019 के चुनावी रण में बीजेपी के खाते में थी और रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में राजनीतिक परिदृश्य बदले हुए हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। 13 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर मानी जा रही है। आइए इन सभी 13 सीटों का 2019 का चुनावी गणित देखते हैं। अजमेर सीट, अजमेर के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रीजू झुनझुनवाला को 4,16,424 मतों से हराया था। चौधरी को 8,15,076 वोट मिले, जबकि झुनझुनवाला को 3,98,652 वोट मिले। भाजपा के कनकमल कटारा ने कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 3,05,464 मतों से हराया। कटारा को 7,11,709 वोट मिले और भगोरा को 4,06,245 वोट मिले। बाड़मेर जैसलमेर सीट, भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,23,808 मतों से हराया। चौधरी को जहां 8,40,526 वोट मिले, वहीं सिंह को 5,22,718 वोट हासिल हुए। भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 मतों से हराया। बहेड़िया को 9,38,160 वोट मिले, जबकि शर्मा को 3,26,160 वोट मिले। भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5,76,247 मतों से हराया था। जोशी को 9,82,942 वोट मिले, जबकि शेखावत को 4,06,695 वोट मिले। बात जालौर सीट की करें तो बीजेपी के देवजी पटेल ने कांग्रेस के रतन देवासी को 2,61,110 मतों से हराया। पटेल को 7,72,833 वोट मिले, जबकि देवासी को 5,11,723 वोट मिले थे। झालवाड़ा 12 सीट की बात करें तो बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4,53,928 मतों से हराया था। सिंह को 8,87,400 वोट मिले थे, जबकि शर्मा को 4,33,472 वोट हासिल हुए थे। जोधपुर सीट की गणित की बात करें तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,74,440 मतों से हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत को 7,88,888 वोट मिले थे, जबकि गहलोत को 5,14,448 वोट मिले। पाली सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्री जाखड़ को 4,81,597 मतों से हराया था। पीपी चौधरी को 9,149 वोट मिले, जबकि बद्री जाखड़ को 4,18,552 वोट मिले थे।
राजसमंद सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी की दिया कुमारी ने कांग्रेस के देवकी नंदन काका को 5,51,916 मतों से हराया। दिया को 8,63,039 वोट मिले, जबकि देवकी नंदन को 3,11,123 वोट मिले थे। बात टोंक सवाई माधोपुर सीट की तो यहाँ बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कांग्रेस के नमो नारायण को 1,11,291 मतों से हराया था। जोनापुरिया को 6,44,319 वोट मिले थे, जबकि नमो नारायण मीणा को 5,33,028 वोट मिले। उदयपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 4,37,914 मतों से हराया था। अर्जुन लाल को 8,71,548 वोट मिले थे, जबकि रघुवीर सिंह को 4,33,634 वोट मिले। बात कोटा सीट की करें तो यहाँ बीजेपी के ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,677 मतों से हराया। बिरला को 8,51,000 वोट मिले, जबकि मीणा को 5,20,374 वोट हासिल हुए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2024 के परिणाम बुधवार रात को जारी कर दिए गए। परिणाम में एक बार फिर कोटा कोचिंग ने सफलता का परचम लहराया है। आपको बता दें कि कोटा कोचिंग से जेईई मेन टॉपर निकला है। वहीं टॉप 5 में से 3 स्टूडेंट्स कोटा से ही हैं। सुबह तक कोचिंग संस्थानों में परिणाम देखे जा रहे थे और रैंक का यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा के एलएन के स्टूडेंट नील कृष्ण ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वह 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। वहीं रैंक 2 पर दक्षेश संजय मिश्रा और रैंक 4 पर क्लासरूम स्टूडेंट आदित्य कुमार रहे। आपको बता दें कि परिणाम जारी होने के साथ ही कोटा में एक बार फिर से खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। देर रात तक देखे गए रिजल्ट के अनुसार 100% अंक हासिल करने वाले 56 स्टूडेंट्स कोटा से ही हैं। शुरुआती परिणामों में टॉप 5 स्टूडेंट्स शामिल हैं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। शाहपुरा थाना पुलिस ने डकैती के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रफीक हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। आरोपी पिछले 13 साल से फरार चल रहा था और उस पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में फरार अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने यह बताया कि 2011 में ट्रक चालक राकेश मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इस मामले में पुलिस ने पहले ही 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रफीक फरार चल रहा था। रात्रि में चाकू की नोक पर अगवा करके और ले जाते हुए बहर रोड की सीमा में पड़ता था और फरार हो गए थे। इस प्रकरण में पूर्व में 9 डकैत गिरफ्तार किए जा चुके हैं और डकैती के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक सीमा सिंह सिनवार नई टीम को निर्देश दिए गए थे, जिस पर शेष फरार अभियुक्त रफीक पुत्र शकरुद्दीन फकीर मुसलमान मीठा का पुलिस थाना दही जिला पलवल हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। और जयपुर ग्रामीण से बड़ी जानकारी। टोल कर्मियों ने सरपंच के साथ मारपीट की है। मारपीट में सरपंच समेत 2 लोगों को चोट आई है। आपको बता दें कि घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया है और सूचना पर मौके पर ही पुलिस पहुंची है। समझाइश की गई है और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है। जोबनेर इलाके के बस्सी नागान टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सरपंच के साथ मारपीट की पूरी घटना सामने आई है। जोबनेर इलाके के बस्सी नागान टोल प्लाजा का ये मामला और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो मारपीट में सरपंच समेत 2 लोगों को चोटें आई हैं। और अलवर की राजगढ़ वन विभाग की टीम ने निमला गांव में वन भूमि पर अवैध रूप से बोरिंग करते हुए बोरिंग कंप्रेशर मशीन को जब्त कर लिया। सहायक वनपाल मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि कुंडला नाके के वनपाल मनोज मीणा को सूचना मिली कि निमला में वन भूमि पर अवैध रूप से बोरिंग की जा रही है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम को देख करके कंप्रेशर बोरिंग मशीन का चालक मशीन को भगा करके ले गया। पीछा करने पर मौका देख करके मशीन को चालक टहला चौराहे पर छोड़ करके फरार हो गया। मौके पर पहुंचने के
उनको सूचना मिली। सूचना के तुरंत बाद वो लेके ऐसे मशीन को फरार हो गए। उनका पीछा किया। पीछा करने पर मेला का चौराहा राजगढ़ वहाँ मशीन को कंप्रेसर मशीन को जब्त करके और राजकार्य कब्जे लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। और तापमान के उतार चढ़ाव ने झुंझुनू के अस्पतालों में मरीजों की संख्या को बढ़ा दिया है। बदले मौसम और गर्मी की वजह से लोग मौसमी बीमारियों के साथ मम्स की चपेट में आने लगे हैं। अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की कतारें लगने लगी हैं। राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में रोजाना 3 से 4 मम्स बीमारी के पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चों के अलावा बड़े ही इसके चपेट में आने लगे हैं। आपको बता दें कि राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल और खेतड़ी के उप जिला अस्पतालों समेत सभी सीएससी पीएससी में रोजाना मम्स के मरीज पहुंच रहे हैं। जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में मम्स के कुछ समय में ही 100 से अधिक मरीज आ चुके हैं और इनमें 10 से अधिक मरीज बड़ी उम्र के हैं, जबकि 90 से अधिक मरीज 18 साल तक के हैं। मम्स के अंदर बच्चों के अंदर कान के नीचे और बाहर की तरफ एक सूजन शुरुआत में एक तरफ दिखती है, उसके बाद वो दूसरी तरफ आ जाती है। साथ में गले में दर्द, बुखार, इस तरह के लक्षण होते हैं। और इस तरह के जो है मुख्यतः बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये बीमारी मिलती है। 90% तक जो है वो स्वतः ही ठीक हो रहे हैं। कुछ बच्चे हैं या बड़े हैं उनमें गंभीरता देखी गई है। फिलहाल प्रतिदिन ओपीडी के अंदर 3 से 4 रोगी आ रहे हैं जिनका पूर्णतः उपचार किया जा रहा है और उनको नोटिफाई भी किया गया और रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को की जा रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू के आकियावाली डूंगरी में अवैध खनन और ब्लास्टिंग को लेकर के ग्रामीणों का धरना जारी है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने यह बताया कि जब तक अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर रोक नहीं लगेगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने यह बताया कि आकियावाली डूंगरी में सभी नियमों को ताक पर रख करके अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। अवैध ब्लास्टिंग से ढाणी में बने मकानों और मंदिरों में अब दरारें आ गई हैं। मकानों में आई दरारों से हर समय हादसे का डर बना रहता है और ग्रामीणों के मुताबिक अवैध खनन और ब्लास्टिंग को लेकर के ग्रामीण खनन विभाग से लेकर के जिला कलेक्टर तक अपनी मांग पहुंचा चुके हैं, मगर खनन माफिया प्रशासन की सह से अवैध खनन और ब्लास्टिंग कर रहे हैं। कई बार ब्लास्टिंग से पत्थर घरों में आकर के गिरते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खनन माफिया ग्रामीणों को लगातार धमकी दे रहा है। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो प्रशासन के नियमों को ताक पर रख के अवैध ब्लास्टिंग कर रहा है, अवैध खनन कर रहा है, इससे हमारे मकानों में दरार आ गई। सारे मंदिर हैं वो धराशायी हो गए। जैसे हम दिखाएंगे आपको वीडियो में, मंदिर और हमारे मकान बिल्कुल फटे पड़े हैं। हम कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, खनन विभाग सब जगह जाके, ये डंपर भी हमारे धरने के पास इस तरह से भगा के गुजराते हैं ताकि हम मिट्टी धूल में भर जाएं और ये परेशान होकर यहाँ से भग जाएं। रोज है जो यहाँ धमकियां मिल रही है, यहाँ धरना हटा दो नहीं तो मार देंगे। वो और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।